हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पर्नो रवि और आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 1 इन्वायरमेंट क्लास 7 इन्वायरमेंट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड रवि सैड व्हाइल गोइंग टू स्कूल आफ्टर वैकेशन। तो रवि को कौन सा बात जो है दुखी कर देता है जब वो समर वैकेशन के छुट्टी के बाद अपने स्कूल वापस जाता है। तो इसका आंसर है कि आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन वाइल गोइंग टू स्कूल रवि नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू द स्कूल इज डग अप एंड ही वॉज told that a multi-storage building would be constructed here. This made him sad as the big playground with grass, marigolds, butterfly would be gone forever. He shared his feeling with his classmates. तो कह रहा है कि अगर जो एकमात्र खेलने का मैदान था उस पर एक बड़ा सा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनने वाला है। अब जिससे क्या होगा कि अब एकमात्र प्लेग्राउंड है तो बच्चे को खेलने के लिए नहीं रहेगा। प्लेग्राउंड में उनको घास मिलते हैं, मैरीगोल्ड्स, विभिन्न तरह तरह के फूल, तितलियाँ देखने को मिलती थी, तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी बात अपने दोस्तों को भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का पार्ट क्या है, हिस्सा क्या है। आवर सराउंडिंग कंस्टिट्यूट इन्वायरमेंट, बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स like table, chair, open field, road, garbage, etc. all are the part of our environment. Something like mountain, river, trees are created by nature, and other like table, roads, chairs, clothes are made by man. तो हमारे आसपास में जो कुछ भी हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं वो सारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। अब जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, रोड हो गया, गार्बेज हो गया, सब कुछ वो सारे पार्ट हैं इन्वायरमेंट के। अब जबकि इसमें कुछ जो होते हैं जैसे माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, ट्रीज हो गए, वो सारे नेचुरल हैं, उनको नेचर द्वारा बनाया गया है। जबकि कुछ चीज़ है जो कि मैनमेड है, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, रोड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, बिल्डिंग्स वगैरह हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। तो हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, ये हमारे ज़रूरत के हिसाब से। एंड दे आर इंक्रीजिंग डे एंड बाई डे, ये डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है। वी आर देयर फॉर मोडिफाई एट द टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। हम अपने नेचर को ही बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि हम सड़क बनाते हैं तो एक सड़क बनाने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे काट देते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग बनाने के लिए हम पेड़ पौधे काट देते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई द इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करता है। तो आंसर होगा इसका इन्वायरमेंट प्रोवाइड द बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक एयर, वाटर, फूड एंड लैंड। द मैन मेड थिंग्स लाइक car pollute air, factories built on land, container for the food, water are example of modification of environment। तो हम कार से जो धुआं निकलता है, फिर जो फैक्ट्रीज से पॉल्यूशन निकलते हैं, कंटेनर, हम बहुत सारे प्लास्टिक का बोतल जैसे पानी पीने के लिए काम होता है, तो उन सब चीज़ों से हम मॉडिफाई कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। तो बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट में क्या अंतर है हमें देखना है।
तो बायोटिक इन्वायरमेंट, तो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोटिक इन्वायरमेंट। वैसा इन्वायरमेंट जो लिविंग थिंग्स कंसिस्ट करता हो, जिसमें लिविंग थिंग्स पाए जाते हो, उसको हम लोग बायोटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कि प्लांट, एनिमल, ये सारे इसके अंतर्गत आ गए। और ये बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होगा? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड एबायोटिक इन्वायरमेंट। जिससे वैसा इन्वायरमेंट जो निर्जीव से, जिनमें जान ना हो, उन चीज से बना हो, उसको हम लोग कहते हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट। जैसे लैंड हो गया, फिर एयर हो गया, बहुत सारे चीज जिसमें जान ना हो, ये सारे एग्जाम्पल होंगे एबायोटिक इन्वायरमेंट का। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन विथ द एग्जाम्पल द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो उदाहरण के आधार पर विभिन्न कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में बताना है। तो यहाँ पे पहला है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर मैन मेड, नेचुरल एंड ह्यूमन बीइंग। एक तो मैन मेड थिंग्स है जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है, दूसरा नेचुरल थिंग्स जो नेचर में खुद से बना होता है, और एक खुद ह्यूमन बीइंग भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का। तो कौन कौन से हो गए? मैन मेड थिंग्स, दूसरा नेचुरल थिंग्स, और तीसरा खुद इंसान हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया। अब नेचुरल कंपोनेंट में कौन कौन से आएंगे? जैसे कि लैंड हो गया, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, वाटर तो हाइड्रोस्फीयर हो गया, एयर एटमॉस्फेयर हो गया, और लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स में कौन सा आ गए? ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लायन, टाइगर, कैट, प्लांट्स, इटीसी। अब नेक्स्ट है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। अब इनमें ह्यूमन मेड मतलब जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, जैसे बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्रीज, ये सारे जो हो गए कौन से कंपोनेंट हो गए? ह्यूमन मेड, या मैन मेड भी कहते हैं इसको, मैन मेड भी कहा जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन, खुद ह्यूमन। अब इंसान भी होते हैं। अब जैसे ह्यूमन में क्या, कोई इंडिविजुअल हो जाएगा, इंडिविजुअल मतलब खुद के, प्राइवेट कहेंगे। फैमिली एक परिवार, कम्युनिटी भी बनाता है ह्यूमन का, एक रिलीजन से रिलेटेड होता है, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग। कंपोनेंट में आपको एनसीईआरटी बुक में दिया होगा कि ये जो नेचुरल में कौन कौन आते हैं, वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, और लिविंग थिंग्स जिसको हम बायोस्फीयर भी कहते हैं। तो ह्यूमन मेड में बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्रीज, ये सारे आ गए। अब लास्ट है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियस, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे क्या हैं? हमारे कंपोनेंट्स है। किस चीज़ के? तो इन्वायरमेंट के। दिज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो आखिर ये इन्वायरमेंट ये है क्या, इसे किसे कहते हैं इन्वायरमेंट को? तो सराउंडिंग, तो हम आंसर लिखेंगे द सराउंडिंग विच वी लिव फॉर्म इन्वायरमेंट। इट इज ए बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम हैविंग नेचुरल एंड मैन-मेड कंपोनेंट। तो सराउंडिंग वेयर वी लिव मतलब वैसा सराउंडिंग जहाँ पे हम रहते हैं, और ये सपोर्ट करता है लाइफ सिस्टम को, और ये नेचुरल और मैनमेड थिंग्स दोनों से बना होता है, दोनों इसमें कंसिस्ट करते हैं। अब जैसे कि द पीपुल, प्लेस, थिंग्स, द नेचर, द लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंड अस आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं, जगह है, जो थिंग्स हैं, जो भी प्रकृति है, या वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड फेनोमेना। तो ये नेचुरल और मैनमेड दोनों का कॉम्बिनेशन है। द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ
बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंडीशन जो धरती पर एग्जिस्ट करता है उसके बारे में बताता है। एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील द एक्टिविटीज क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन एमोंग द ह्यूमन बींग। और जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी क्रिएशन है, जो भी इंटरेक्शंस है हमारे इंसानों के बीच में, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंप्रोमाइज नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को तो लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट किस किस चीज़ से बना होता है? तो लैंड, एयर, वाटर, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट वन। अब डिस्क्राइब लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं? तो सबसे पहले लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर इट इज सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये धरती का सॉलिड क्रस्ट होता है और जो टॉप मोस्ट लेयर का जो सबसे हार्ड पार्ट उसको कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। ये चट्टानों और खनिजों से बना हुआ है। इट इज़ कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये जो है ढका होता है सॉइल के, मिट्टी के पतले से परत से। इट इज़ इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज etc। अब ये इरेगुलर होता है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह समान हो। कहीं पे माउंटेन होता है तो कहीं पे वैली होता है, कहीं पे प्लेट्यूज हो गया, कहीं प्लेन है। ठीक है, तो अलग अलग लैंडफॉर्म होते हैं। फिर नेक्स्ट है द लैंडफॉर्म स्प्रेड ओवर द कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो इसमें उस कॉन्टिनेंट में हर जगह अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। अब लिथोस्फीयर क्या क्या प्रोवाइड करता है? तो फॉरेस्ट, लिथोस्फीयर प्रोवाइड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। अब जैसे कि आप ये देखोगे तो यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से कि ये एयर को एटमॉस्फेयर ले गया, इस सरफेस वाले को लिथोस्फीयर ले गया, और ये जो पानी है, ये एरिया जहाँ पे पानी प्राप्त होता है उसको हाइड्रोस्फीयर, और इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? बायोस्फीयर। फिर क्या बताता है कि ये लैंड फॉर एग्रीकल्चर है, ह्यूमन सेटलमेंट है हम लोग, फिर अल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, बहुत सारे खनिज जो हैं हमें प्राप्त होते हैं ज़मीनों के अंदर। फिर हाइड्रोस्फीयर डोमेन क्या होता है? तो हाइड्रोस्फीयर डोमेन जो है इट कंप्रोमाइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। ये बहुत सारे स्रोत होते हैं पानी के, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन। इट ए मेजर कंपोनेंट। ये हाइड्रोस्फीयर के महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और पानी की ज़रूरत तो सारे सजीव को होते हैं, सारे लिविंग थिंग्स को होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर जो है वो एक पतला लेयर होता है हवा का, जो कि धरती के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह है। जैसे हम कंबल ओढ़ते हैं उसी तरह ये जो थीन लेयर ऑफ एयर है जो हमारे धरती के चारों तरफ है। इट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है उन हवाओं को पकड़ के रखे हुआ है एज ए ब्लैंकेट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से निकल के आता है उससे बचाता है, और उसके अत्यधिक जो गर्मी है, उस ताप है, उससे भी बचाने का काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस गैस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और ये इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के गैस पाए जाते हैं, डस्ट हैं, धूल और वाटर वेपर। ठीक है,
द चेंजेज इन एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमोसफेयर में कोई भी बदलाव आता है तो उससे वेदर में, क्लाइमेट में भी बदलाव आता है। डिफाइन द टर्म बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर टर्म के बारे में डिफाइन करें तो व्हाट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर द प्लांट एंड एनिमल found in narrow strip at a junction of lithosphere, atmosphere and hydrosphere together to make a biosphere। मतलब जहाँ पे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम का वो पतला सा नैरो स्ट्रिप, जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं तो वो बनाता है बायोस्फीयर। ठीक है, अब इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर ये इकोसिस्टम होता क्या है। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, जैसे अगला टर्म है तो देखते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम इज फाउंड बाय एन इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ वन अनदर with the physical chemical factor of the environment in which they live, and all are linked by transfer of energy material। they are interdependent। कहने का मतलब है कि an ecosystem is formed by interaction of all living ऑर्गेनिज्म विथ वन अनदर विद द फिजिकल और केमिकल फैक्टर। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जहाँ भी रहते हैं तो उनके जो भी इंटरेक्शन है एक दूसरे से जो फिजिकली और केमिकली जो मेल मिलाप है उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ऑल आर लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हम एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और ये जो है एक इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर आश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ केरला एंड राजस्थान। और केरला और राजस्थान के कंडीशन का, क्लाइमेट का कंडीशन का बारे में बताना है, कॉन्ट्रास्ट करना है। तो केरला जो है साउदर्न स्टेट है, केरला जो है भारत के निचले साउथ में पाया जाता है। गेट एम्पल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। इट इज़ लस ग्रीन वेजिटेशन, कोकोनट प्लांटेशन, और यहाँ पे ना हरियाली रहती है। यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के विभिन्न पेड़ पाए जाते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, कोकोनट का प्लांटेशन मेनली होता है। जबकि राजस्थान में ऑन द अदर हैंड वी गेट वेरी लेस। तो राजस्थान में बहुत कम बरसात होती है। इट हैज़ थ्रोनी बुशेस, क्योंकि रेगिस्तान है, वहाँ बारिश कम होती है, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादातर झाड़ीदार होते हैं, जैसे कीकर और बबूल एज ए वेजिटेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनमें पत्ते कम पाए जाते हैं, पत्ते के बदले में वो काटे रहते हैं, क्योंकि जो लॉस ऑफ वो जो वाटर होता है जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, तो उसको रोकने के लिए, ताकि वहाँ पे पानी कम होता है तो जो पेड़ है वो सरवाइव कर सके। नेक्स्ट है कि नेम सम एनिमल फाउंड इन डेजर्ट। कुछ जानवरों के नाम बताने हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो कैमल, स्नेक, लिजार्ड, इंसेक्ट आर द फाउंड इन डेजर्ट। ये सारे कुछ जानवर हैं जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वाई डू द एनिमल एंड वेजिटेशन वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो जानवर होते हैं और ये जो वेजिटेशन होते हैं अलग अलग जगहों पर अलग क्यों होते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। वो सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट कंडीशन लाइक क्लाइमेट, सॉइल, वाटर। वो जलवायु पे, मिट्टी पे, पानी पे निर्भर करते हैं। ऑल ऑफ देम शायर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, और सारे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब जैसे कि विभिन्न विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभिन्न तरह का क्लाइमेट होता है, विभिन्न विभिन्न तरह के मिट्टी पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के ये जलवायु होने के कारण वहाँ के जो जानवर होते हैं, वहाँ के जो
पेड़ पौधे हैं, ये सारे जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इसीलिए एक जगह से दूसरे जगह के जो एनिमल्स हैं और जो वेजिटेशन है वो अलग होते हैं, वैरी करते हैं। कोई डाउट नहीं होगा अब मेरे हिसाब से। तो फिर आगे देखते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और अब कुछ बचे हैं। अब फॉर्म इकोसिस्टम एंड गिव सब एग्जांपल्स। द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म इकोसिस्टम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके जो सराउंडिंग्स है उसका जो रिश्ता होता है वही बनाता है इकोसिस्टम। जैसे कि रेन फॉरेस्ट एक एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का। ग्रास लैंड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम। डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन, पॉन्ड, these are also an example of ecosystem. Okay, I think there is no doubt. So let's move to the next question. The question is, do you think the park which Ravi and his friend played form an ecosystem? क्या आप जो पार्क जिसमें रवि और उसके मित्र खेला करते थे क्या वो इकोसिस्टम फॉर्म करता है? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे विभिन्न विभिन्न तरह के पेड़ हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड, लिलीज वगैरह बहुत सारे पेड़ होंगे। फिर बहुत सारी तितलियां हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, बीज हैं, फिर खुद रवि और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। तो ये सारी चीज़ आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स जब लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करता है अपने आसपास के चीज़ों से तो इकोसिस्टम बनाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, रवि जिस पार्क में खेलता था वहाँ पे इकोसिस्टम क्या करता है, फॉर्म करता है। अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब तो डिफाइन बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? द बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ गुड विदाउट यूज ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम एक एक्सचेंज करने का, वस्तुओं को एक्सचेंज करने का एक तरीका है जिसमें हम मनी का इस्तेमाल नहीं करते। अब जैसे कि एक एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक किसान है, उसके पास अनाज है, और एक पॉटर है, कुम्हार, उसके पास बर्तन है। ठीक है, तो कुम्हार को अनाज चाहिए, तो बदले में वो क्या करता है कि किसान को बर्तन दे देता है, वो मिट्टी के बर्तन दे देते हैं, और किसान जो है उसे उस बर्तन के बदले क्या करता है, अनाज दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट ब्राउट चेंज इन इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड देयर सराउंडिंग। तो क्या बदलाव आता है, क्या चेंज आता है ह्यूमन बीइंग और उसके सराउंडिंग में, ठीक है ना, क्या बदलाव लाता है? तो ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो इंसान जो है, ये जो मनुष्य है, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस नेचर को मॉडिफाई करता है, बनाता है। जैसे अर्ली ह्यूमन एडेप्ट देमसेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग। दे लेड सिंपल लाइफ बाय फुलफिलिंग देयर नीड फ्रॉम नेचर। तो जैसे कि आदि मानव ने अपने आप को इस इन्वायरमेंट में धरती पर ढाला, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव किए बहुत सारे। जब जैसे उन्होंने पत्थरों से शिकार करने के लिए नकुले औजार बनाए, कुछ दिन बाद उन्होंने आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया। फिर धीरे धीरे चलते चलते वो थोड़े सिविलाइज्ड हुए, लिखना पढ़ना सीखा। फिर वो और थोड़ा आगे चले तो उन्होंने विभिन्न विभिन्न तरह के चीज़ का आविष्कार किया और अपने आप को एडेप्ट किए, अपने ज़रूरतों के हिसाब से बहुत सारे चक्के बनाए, बैलगाड़ी बनाए, बहुत सारे। आज तो अब मॉडर्न में हमारे पास एरोप्लेन, बहुत विभिन्न विभिन्न तरह के हम विकसित हो गए। हम अपने ज़रूरतों के हिसाब से हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द हारमोनियस लाइफ। तो हारमोनियस लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है? तो सर्टेन थिंग्स वी यूज इन ए सर्टेन वे, लाइक वाटरमेलन इन समर एंड रोस्टेड पीनट इन विंटर। वी नीड अ balance between nature and human environment. The human being must use their natural environment in sustainable way to maintain the balance. अब कहने के लिए जो हारमोनियस लाइफ के लिए
बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि हम कुछ सर्टेन चीज़ सर्टेन वे में यूज़ करते हैं। अब जैसे कि वाटरमेलन तरबूज का इस्तेमाल हम गर्मी के मौसमों में करते हैं, गर्मी के समय में करते हैं, और रोस्टेड पीनट का इस्तेमाल हम विंटर में करते हैं। उसी तरह हम जो लोग हैं, हम मनुष्य जो हम यूज करते हैं ये नेचुरल थिंग्स को, तो हमें क्या करना है कि हमें नेचर और ह्यूमन इन्वायरमेंट को दोनों को साथ रखने के लिए ह्यूमन को जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल जो थिंग्स है, उसको इस तरह से यूज करना है ताकि हम उसको मेंटेन कर सके, बैलेंस बना के रखें। ठीक है। वाई डिड नूरी इनवाइटेड रवि टू हर प्लेस? नूरी ने रवि को क्यों अपने जगह पे बुलाया? तो रवि वाज अपसेट एंड लूजिंग हिज प्ले ग्राउंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। नूरी इन्वाइटेड हिम टू होम इन मिजोरम इन ए लस ग्रीन सराउंडिंग। तो रवि जो था उदास था क्योंकि उसका जो इकलौता प्लेग्राउंड था अब वो उसमें बिल्डिंग बनने जा रहा था। तो नूरी ने उसको इनवाइट किया अपने गांव में, अपने घर पे मिजोरम में, जहाँ पे चारों तरफ हरियाली थी, चारों तरफ हरा हरा वातावरण था। तो आज के लिए ये इतना ही थे कुछ। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि अब है कि हाइड्रोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ, तो हाइड्रोस्फीयर किस चीज़ का पार्ट है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। क्या होगा? ठीक है। द टू डोमेन कंसिस्टेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर, इन्वायरमेंट का टू डोमेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? एक है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड। अगला, डैश इज द टॉप हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ, तो धरती का हार्ड टॉप लेयर कौन है? तो लिथोस्फीयर है। डैश मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को कौन मॉडिफाई करता है? तो नेचुरल इन्वायरमेंट को ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई करता